नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। हम लोग इस चैनल पर गणित के तमाम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको 9, 10, 11, 12, 9th to 12th के वीडियोस आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार अवेलेबल होते रहेंगे। तो कक्षा 10 के गणित में हम लोग चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी की। अनुक्रम और श्रेणी में एक टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। तो अनुक्रम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम अनुक्रम की बात करें। अनुक्रम क्या है? अनुक्रम का मतलब हुआ संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें उन संख्याओं को एक निश्चित नियम के द्वारा निश्चित क्रम में रखा गया। अनुक्रम यानी एक निश्चित क्रम में उनको रखा गया हो, सीक्वेंस से रखा जाए। तो संख्याओं के ऐसे समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं जिसमें हम संख्याओं को एक निश्चित नियम के द्वारा, किसी नियम के अंतर्गत हम उनको निश्चित क्रम में रख सकते हैं। तो ये अनुक्रम कहलाता है। जैसे तमाम तरीके के अनुक्रम हम देखते हैं, तो कोई भी संख्याएं हैं किसी निश्चित क्रम में किसी नियम के द्वारा जब उनको व्यवस्थित किया जाता है तो वो अनुक्रम ही होता है। वो किसी प्रकार का भी नियम हो सकता है। और जब अनुक्रम की बात करते हैं तो परिमित अनुक्रम हो सकता है, अपरिमित अनुक्रम हो सकता है, यानी फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब हुआ कि यदि किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, पदों की संख्या है, वो सीमित है, परिमित है, तो ऐसा जो अनुक्रम होगा वो परिमित अनुक्रम यानी फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। और इसी प्रकार से अ सीक्वेंस व्हिच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी यदि किसी सीक्वेंस में, यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या अनंत है, अपरिभाषित है, नॉन काउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता है, तो ऐसा जो सीक्वेंस होगा उसको हम अपरिमित या इनफाइनाइट सीक्वेंस या अपरिमित अनुक्रम कह सकते हैं। तो परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम की बात हो गई। परिमित अनुक्रम में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, यानी उनको गिना जा सकता है। और जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है यानी अपरिमित अनुक्रम होता है, उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो नॉन काउंटेबल होता है, उनको हम गिन नहीं सकते। अब अनुक्रम के आगे की बात करें तो समांतर श्रेणी यहीं से निकलती है। अनुक्रम यानी एक निश्चित नियम के अंतर्गत संख्याओं का क्रम। तो उसी प्रकार से समांतर, समान धन अंतर यानी समान अंतर हो, यानी वहां पर क्या था, एक निश्चित नियम के द्वारा इनको व्यवस्थित किया गया था। और यहाँ क्या है, यहाँ उस निश्चित नियम को एक विशेष परिभाषा दे दी गई, एक डिफिनीशन के द्वारा परिभाषित किया गया, समान अंतर। जब समान अंतरों में संख्याओं को व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बनने वाला जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। समान अंतर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पद अपने पहले वाले पदों से एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होते हैं, तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। माने कहने का मतलब ये हुआ कि श्रेणी की बात करें तो जब हम कुछ संख्याओं को, अनुक्रम के पदों को, यानी किसी सीक्वेंस के पदों को अगर हम प्लस अथवा माइनस लगाते हुए लिख देते हैं तो वो श्रेणी कहलाती है। और उसी में जो समांतर श्रेणी होती है तो किसी सीक्वेंस के, ऐसे सीक्वेंस के पदों को जब हम प्लस माइनस लगा कर लिखते हैं जिनका अगला पद हमको पहले वाले पद से कुछ निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की जो श्रेणी है, सीरीज है, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण है कि एक व्यक्ति है जो अपने आय से बचत करता है और वो दैनिक बचत करता है। दैनिक माने प्रतिदिन बचाता है। उसने एक दिन सोचा कि हम 5 रुपए प्रतिदिन बचाते हैं। तो जब वो पहले दिन 5 रुपए बचाता है, दूसरे दिन फिर 5 रुपए बचाता है, तीसरे दिन फिर 5 रुपए बचाता है, और अगर 30 दिन का महीना हम माने कि एक माह में
30 डेज होते हैं तो उसको 30 गुणे 5 यानी 150 रुपये उसके पास महीने के अंत में बचेंगे। वो थोड़ा और दिमाग खर्च करता है और सोचता है कि नहीं थोड़ी बचत और करनी चाहिए, और इसी क्रम में वो पहले दिन 5 रुपये बचाता है और अगले दिन 7 रुपये बचाता है और तीसरे दिन वो 9 रुपये बचाता है। मतलब क्या हुआ कि उसकी बचत प्रतिदिन 2 रुपये बढ़ रही है। पहले दिन 5 रुपये, दूसरे दिन 7 रुपये, तीसरे दिन 9 रुपये, चौथे दिन 11 रुपये, और इस प्रकार से 2-2 रुपये वो ज़्यादा बढ़ाते हुए अपनी महीने की बचत करता है। तो इस प्रकार का जो क्रम है उसके बचत का क्रम है, यही क्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब अगर पूछा जाए कि भाई बताओ 30वें दिन आपने कितना पैसा बचाया, तो 30वें दिन का मतलब हो गया nवें दिन यानी किसी विशेष दिन, तो इसी को हम कहते हैं nth टर्म, nवां पद। और समांतर श्रेणी में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे a प्रथम पद को हम a से लिखते हैं फर्स्ट टर्म होता है ये, और इसी प्रकार से l होता है अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, और n होता है पदों की संख्या। ये डिफिनीशन है कि आपको जो जिनको हम मानते हैं वो ये है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। और इसी प्रकार से d होता है जिसको हम सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस तो इस प्रकार से a प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, l अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, n पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, और d सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस। और यहीं पर एक हम लिखते हैं nवां पद यानी tn, nवां पद, इसी को हम कहते हैं nth टर्म। इसी को हम an भी कह सकते हैं। an माने nवां पद, tn माने nवां पद। an माने nवां पद तो a1 माने पहला पद जिसको a कहते हैं, a2 माने दूसरा पद, a3 माने तीसरा पद। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम a1 यानी t1 को a लिख रहे हैं, प्रथम पद a है, तो जो हमको दूसरा पद मिलेगा a2 या t2 जिसको कहते हैं वो a प्लस d मिलेगा। क्यों a प्लस d मिलेगा? क्योंकि पहले दिन वो 5 रुपया बचाता है और दूसरे दिन 2 रुपया ज़्यादा बचाता है। तो जो 5 है वो क्या है? वो प्रथम पद है, और जो 2 है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है यानी d है। तो a हो गया 5 और d हो गया 2, और इस प्रकार से हम दूसरे दिन जो पैसा वो बचाता है वो ज्ञात कर सकते हैं, तीसरे दिन ज्ञात कर सकते हैं, चौथे दिन ज्ञात कर सकते हैं। और इसी क्रम में nवां पद tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा nवां पद का एक व्यापक सूत्र हो जाता है। और इसकी सहायता से हम nवां पद tn को an भी लिखा जा सकता है, ये आप दिमाग में रखेंगे, tn को an भी लिख सकते हैं। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगर हम ज्ञात करें, एक अंत से nवां पद होता है, तो अंत से nवां पद अगर ज्ञात करना है तो अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंत से nवां पद जब हम देखेंगे तो जो अंतिम पद है यानी सीरीज उलट गई, जो हमारी श्रेणी है वो पलट जाएगी। जो अंतिम पद था वो पहला पद हो जाएगा, जो पहला पद था वो अंतिम पद हो जाएगा, तो ये l हो जाता है। और चूंकि सार्वांतर पहले वाली सीरीज में d था तो यहाँ पर माइनस d हो जाएगा, इसलिए अंत से nवां पद हम l माइनस n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करके अंत से nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम इसी क्रम में एक प्रश्न देखें, और वही प्रश्न जो हम अभी बात कर रहे थे, एक व्यक्ति अपनी दैनिक बचत में 2 रुपए की प्रतिदिन वृद्धि करता है।
प्रथम दिन 5 रुपए बचाता है, तो 30वें दिन कितनी बचत करेगा। अनेकों प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल में भी हमने इसी प्रश्न की चर्चा की थी, तो हम इसी प्रश्न की चर्चा सबसे पहले कर लें ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। यानी यहाँ पर हम देखते हैं पहले दिन वो 5 रुपए बचाता है, तो a बराबर हो गया 5, और 30वें दिन हमको निकालना है यानी n बराबर हो गया 30, और 2 रुपए की प्रतिदिन बचत वृद्धि करता है यानी d बराबर 2 हो गया। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दें, तो tn माने t30 यानी 30वां पर 30वें दिन जो उसकी बचत होगी वो क्या होगी, 5 प्लस 30 माइनस 1 गुणे 2 यानी 5, ये 29 गुणे 2 यानी 5 धन 29 दूनी 58, 58 और 5 63, यानी जो 30वें दिन है 30वें दिन उसको 63 रुपया वो बचाएगा। पहले दिन 5 रुपया, दूसरे दिन 7 रुपया, तीसरे दिन 9 रुपया, चौथे दिन 11 रुपया, और इस प्रकार से 30 दिन पर जो 30वें दिन की बचत होगी, टोटल बचत की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम 30वें दिन वो जो बचत करेगा वो 63 रुपये बचत करेगा। यानी ये 2-2 रुपये बढ़ते हुए जा रहे हैं, और 63 इसलिए हुआ पहले दिन का 5 रुपया और प्रतिदिन 2-2 रुपया बढ़ा रहा है, तो पहला दिन तो खत्म हो गया, 29 दिन वो 2 रुपया और बढ़ाएगा, तो 29 गुणे 2 यानी 29 दूनी 58 और 5 63 रुपये वो अंतिम दिन उसके पास जो अंतिम दिन की बचत होगी वो 63 रुपीज़ होगी, और इस प्रकार से अंतिम दिन यानी 30वें दिन 63 रुपये की बचत करेगा। कुल बचत निकालने के लिए आगे आपको एक योगफल का फार्मूला पढ़ना है, तो वहाँ इसकी बात करेंगे। फिलहाल 30वें दिन जो प्रश्न के अनुसार है उसकी जो बचत होगी वो 63 रुपये होगी। इसी क्रम में एक दूसरा प्रश्न है कि बताइए 3, 5, 7 से कौन सी श्रेणी बनती है। यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये कौन सी श्रेणी बना रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये समांतर श्रेणी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। समांतर श्रेणी की विशेषता बताई गई आपको कि अगर प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है तो इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि T1 जो है वो 3 है, और T2 है वो 5 है, T3 जो है वो 7 है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस की बात होती थी यानी D जिसको हम कहते हैं उसका मान अगर हम निकालें तो T2 माइनस T1, दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है उसी को सार्वांतर कहते हैं। यहाँ हम सार्वांतर का सूत्र लिख लेते हैं, सार्वांतर D बराबर T2 माइनस T1, इसी को हम T3 माइनस T2 भी कह सकते हैं, और इसी को Tn माइनस Tn माइनस 1 भी कह सकते हैं। यानी आप अगर सूत्र नहीं लिखे हैं तो यहाँ एक बार देख लीजिए, शायद न लिखा गया हो वहाँ। तो सार्वांतर D बराबर Tn माइनस Tn माइनस 1, इसी को T2 माइनस T1 और इसी को T3 माइनस T2, यानी किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाने पर हम सार्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो Tn माइनस Tn माइनस 1, T2 माइनस T1 5 माइनस 3 यानी 2, और T3 माइनस T2 क्या है 7 माइनस 5 यानी 2, और ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, इसलिए ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। यहाँ लिख देंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर 2, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी होगी। यानी अगर ये बराबर न होते तो जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं होती, क्योंकि ये T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 का मान समान है, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर है, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसी क्रम में अगर हम अगला प्रश्न देखें, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वांतर 3 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद a बराबर 4,
और d बराबर 3, यानी t1 हो गया 1 जिसको 4 लिखा गया है। t2 क्या होता है? निश्चित संख्या, यानी सार्वांतर को जोड़ने पर हमको अगला पद मिल जाता है। तो 4 + 3 यानी 7। t3 क्या होता है? t2 में d जोड़ दें तो 7 + 3 यानी 10, और 3 पद निकल गए तो बस श्रेणी यही से लिखी जा सकती है। इसलिए श्रेणी 3, 4, 7, 10 एंड सो ऑन होगी। यहाँ पर एक चीज और हो सकता है, अगर आप निकालना चाहें, t1 बराबर 4 है, t2 बराबर tn का जो सूत्र होता है a + n - 1 × d, tn बराबर a + n - 1 × d। ये फार्मूला लगाकर t2, यही फार्मूला लगाकर t3, यही फार्मूला लगाकर t4 हम ज्ञात कर सकते हैं, और इससे भी हम बता सकते हैं कि ये श्रेणी होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो एक अगला प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 और सार्वंतर 2 है, श्रेणी का 21वां पद क्या होगा? a बराबर 3 है, d बराबर 2 है, n बराबर 21 है। 21वां पद पूछा जा रहा है। nवां पद का सूत्र आपको पढ़ाया गया। nवां पद tn बराबर a + n - 1 × d। a हो गया 3, n हो गया 21 - 1 और d हो गया 2। तो 3 + 20 × 2 यानी 3 + 40 यानी 43। तो 21वां पद यहाँ से 43 हो जाता है। और इस प्रकार से a दिया है, d दिया है, n दिया है, तो हम यहाँ से nवां पद यानी 21वां पद ज्ञात कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि 21वां पद पूछा जाए, कोई और पद पूछा जा सकता है तो n का वो मान रख देंगे। यहाँ पर 4 चीजें हैं, a, n, d और tn। ऐसा भी हो सकता है कि tn दिया हो, a दिया हो, d दिया हो, n निकालना हो, तो इसी समीकरण को हल करके हम n निकाल लेंगे। एक पूछ रहा है तो पक्षांतर करके, यानी 3 चीजें दी हैं तो चौथी चीज हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अगला एक प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है, तो श्रेणी ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। tn दिया है 2n - 1, यानी एक विशेष पद nवां पद दिया हुआ है 2n - 1। अगर हम इसमें n बराबर 1 रख देते हैं तो हमको पहला पद मिल जाएगा, यानी 2 - 1 यानी 1। 2 रख देते हैं तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा 4 - 1 यानी 3। और 3 रख देते हैं तो 2 × 3 - 1 यानी 6 - 1 यानी 5। और इस प्रकार से हम आगे और भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात nवां पद दिया हुआ है और उसमें n बराबर 1 रख देंगे तो पहला पद मिल जाएगा, 2 रख देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, 3 रख देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा, और इस प्रकार से हमारी श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। यानी श्रेणी क्या होगी? श्रेणी 1, 3, 5। तो इस प्रकार से nवां पद दिया था और इसकी सहायता से हमने श्रेणी ज्ञात कर ली। इसी सवाल में सार्वांतर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर श्रेणी हमने ज्ञात कर लिया है और किसी भी अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा देंगे तो सार्वांतर हमको ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ ज्ञात करना हो तो 3 - 1 यानी 2, 5 - 3 यानी 2। सार्वांतर बराबर ही होता है, सार्वांतर बदलता नहीं। और अगला प्रश्न अगर देखें तो 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन का कौन सा पद 104 है? तो माना nवां पद 104 है, तो a बराबर 4 हो गया, d निकाल लें t2 - t1, ऊपर ये लिखा गया t2 - t1 को सार्वांतर कहते हैं। t2 है 9 - 4 t1 यानी 1, तो ये हो गया 5। और tn बराबर है 104 और tn का सूत्र लगा दीजिए a + n - 1 × d। tn हो गया 104, a हो गया 4, n का मान ज्ञात करना है और d हो गया 5। ये 4 इधर ले आएंगे, 104 - 4 n - 1 5। ये हो जाएगा 100 बराबर 5n - 5, यानी 5n बराबर
100 प्लस 5 105 होगा, ये पक्षांतर होकर जुड़ जाएगा। तो n बराबर क्या होगा 105 बटा 5 यानी 21, यानी 21वां पद 104। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ध्यान देने वाली कि कभी कभी n का मान पूर्णांक नहीं आता है, भिन्न में आ जाता है। तो अगर भिन्न में आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि ये कोई भी पद इस श्रेणी का नहीं होगा, यानी जो 104 लिखा हुआ है ये 104 इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा अगर n का मान पूर्णांक नहीं आता है। यहाँ पर n का मान पूर्णांक आ रहा है, 21 आ रहा है, इसलिए 21वां पद 104 है। और अगला इसी क्रम में देखें कि 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 20वां पद, तो अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी a बराबर 3 है, d निकाल लें तो 8 माइनस 3 यानी 5 हो जाएगा, 5 हो गया। और l जो है वो 253 है, n का मान 20 है। अंत से nवां पद का सूत्र आपको दिखाया गया, अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20वां पद l 253 माइनस n 20 माइनस 1 और d का मान 5, यानी 253 माइनस 19 गुणे 5, तो 253 माइनस 19 बचे 95, यानी 158। तो अंत से 20वां पद 158 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम सूत्र का प्रयोग करके अंत से 20वां पद ज्ञात कर लेते हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है कि एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 34 और 13वां पद 64 है, तो श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर d है, तो T7 दिया है हमारे पास 34 और T13 दिया है 64। T7 Tn का एक सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब T7 लिखेंगे तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। T7 का मान 34 है तो a प्लस 6d, यानी a प्लस 6d बराबर 34, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। इसी प्रकार से T13 लिखें तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 12d हो जाएगा। और इसका मान 64 है तो a प्लस 12d बराबर 64। अब इसी क्रम में अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लें तो a और d का मान प्राप्त हो जाता है। a प्लस 6d बराबर 34 समीकरण 1 और a प्लस 12d बराबर 64 समीकरण 2। इनको अगर हम घटा दें तो a कट जाएगा, 6d माइनस 12d माने माइनस 6d और 34 माइनस 64 माने माइनस 30। तो d बराबर माइनस 30 बटा माइनस 6 यानी 5 और d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख देंगे a प्लस 6d बराबर 34, a प्लस 6 गुणे 5 बराबर 34, a बराबर या a प्लस 30 बराबर 34, a बराबर 34 माइनस 30 यानी 4। तो a का मान ज्ञात हो गया, b का मान 5 हो गया, a का मान 4 हो गया। और 12वां पद फिर वही सूत्र लगा देंगे, P12 a माने 4, 12 माइनस 1 d माने 5, तो 4 प्लस 11 गुणे 5 यानी 4 धन 55 यानी 59।
तो हमारे पास 12वां पद यहाँ से 59 प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के अगर 2 पद दिए हुए हैं तो उनसे समीकरण बनाकर ए और डी का मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर जो पद पूछा जा रहा है वो पद हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने आज समांतर श्रेणी की चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। बार बार आप इसको वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके परीक्षा में निश्चित रूप से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ ये कक्षा 11 में भी 11th क्लास में भी आपको समांतर श्रेणी पढ़नी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप पढ़ें, क्वेश्चंस को हल करें। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। सब्सक्राइब कर लेने पर आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसी क्रम में हम आगे अगले वीडियो में समांतर श्रेणी के कुछ और बातें करेंगे। हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।